जय हिंद प्यारे साथियों, कुमार क्लासेस के आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और महत्वपूर्ण सवाल जो होंगे वो अब की बार आने की संभावना है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो इस सवाल तो सभी हल्के ही हैं, भारी कोई भी नहीं, यानी कि सभी इजी सवाल हैं, कोई भी हार्ड सवाल नहीं है, ठीक है। लेकिन बात ऐसी है कि अगर आप लोग पढ़े होंगे ना तो कितना भी हार्ड हो वो आपको इजी ही लगेंगे, और आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे तो कितना ही इजी क्यों ना वो हार्ड ही लगेंगे। तो आप लोग पढ़े या नहीं पढ़े उस पर ये डिपेंड करता है कि सवाल आपको कैसी लगती है, ठीक है। तो आज हम आप लोग बता देंगे कि मतलब कि आखिरी एक तरह से चल रही है, लेकिन आपको इंग्लिश को भी हम गाइड करेंगे। मैथ की तो वही वाले कि हम हमेशा हर वीडियो में बोलेंगे कॉन्सेप्ट अगर मालूम हो तो वो बन जाएंगे सवाल, क्योंकि वहाँ पर जो न्यूमेरिकल होते हैं वो चेंजिंग होते रहते हैं, अपना जो अंक उसका रहता है, जो नंबर रहते हैं वो चेंज होते रहते हैं। बस कॉन्सेप्ट मालूम रहनी चाहिए, ठीक है। और उतना समय भी नहीं है कि मैं जो मैथ का मैं प्रश्न सेट कर पाऊँ। और जो है इंग्लिश का डिमांड आया था कि मतलब मुझसे नहीं हो पा रहा ये वो, तो वो हम इंग्लिश का तैयारी कर रहे हैं। और आपको मतलब हमको लगता है कि इंग्लिश का जो लेक्चर होगा या फिर इंग्लिश का जो गेस्ट क्वेश्चन होंगे तो वो आपको 16 तारीख या 17 तारीख को, यानी 16 या 17 फरवरी को मिल जाएंगे। हम भी थोड़ा सा अभी ज़्यादा बिजी रहते हैं ना, क्योंकि हमको भी उतना समय नहीं मिल पाता है। तो इंग्लिश वाले जो होंगे वो सवाल के साथ साथ आपको आंसर भी उसमें दिया जाएगा, यानी क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी रहेंगे, क्योंकि इंग्लिश में बोला गया कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आज के हम इस वीडियो में आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम भौतिकी, चूंकि साइंस का डिस्कस करें, सबसे पहले हम भौतिकी के लघुत्तरीय प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम फिजिक्स के लघुत्तरीय प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं, किसको, लघुत्तरीय प्रश्न को, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है, हम हमारे समय में शायद अपवर्तन पूछा गया था, तो आप लोग के समय में शायद हो सकता है परावर्तन पूछा जाए। क्या प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है, सवाल या तो ये आएगा, या फिर प्रकाश का अपवर्तन का नियम प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, या ये आ सकते हैं, या फिर आएगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ये आ सकते हैं, या फिर दोनों के कहेंगे कि नियम लिख दें। या तो सवाल ये रहेगा कि प्रकाश से परावर्तन के नियम क्या होते हैं वो लिखो, या फिर प्रकाश से अपवर्तन के नियम क्या होते हैं वो लिखिए। आप लोगों को मालूम होगा, ये बहुत आसान सवाल है, ठीक है। तो इसकी आने की संभावना है। फिर अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए, यानी अवतल दर्पण का उपयोग किस किस चीज़ों में किया जाता है उसका उपयोग आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अब की बार है कि तीसरा नंबर, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। ये ऐसा क्यों होता है कि जो पानी में सिक्के रखे होते हैं वो ऊपर उठता है, ठीक है। तो इसमें तो अपवर्तन का कारण होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ जाइए। चौथा नंबर है कि उत्तल लेंस बनाम अवतल लेंस, मतलब कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है, ठीक है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है इसके बारे में आपको देखना, ठीक है। उत्तल दर्पण बनाम अवतल दर्पण, मतलब कि जो उत्तल दर्पण है और जो अवतल दर्पण है उसमें क्या अंतर है ये आपको लिखनी है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं क्या और कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। चुंबकीय और चुंबकीय पदार्थ क्या है, मतलब सवाल आ सकते हैं कि चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं या फिर अचुंबकीय पदार्थ क्या हो सकते हैं, या फिर दोनों में अंतर क्या है कि चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ में क्या अंतर है। अगर आप लोग जान रहे हैं कि चुंबकीय पदार्थ क्या होता है या फिर अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, अंतर आप लोग बखूबी लिख देंगे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या है ये सारी चीज़ें, ठीक ना। ये अथवा अंतर यहाँ पर हम आप लोगों को बता दिए हैं कि अंतर वाले विद्युत चुंबकीय वर्सेस अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक क्या होती है और अस्थायी चुंबक क्या होती है इसके बारे में अंतर लिखना है आपको, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, विद्युत चुंबक प्रेरण जो होते हैं वो क्या होती है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। विद्युत धारा या विद्युत विभव क्या होती है, यानी कि जो हमारे वोल्टेज होती है या फिर पोटेंशियल होती है या फिर विद्युत का इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो मतलब कि क्या होती है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। मात्रक के साथ आपको लिखनी है या उसका सूत्र भी लिखना है कि क्या होता है, ताकि आपको मतलब एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है लघुत्तरीय के अनुसार से, ठीक है। आठवां है कि ओम का नियम क्या है, आवर्धन क्या है, ठीक है। यानी या तो सवाल आएंगे कि ओम का नियम क्या है, ये आने की संभावना, या फिर हो सकता है कि आवर्धन क्या है। आवर्धन क्या है आप लोगों को पता होगा ही, ठीक है। फ्लेमिंग का दायां एवं बायां हस्त नियम क्या होता है, दोनों में से कोनो एक की आने की संभावना की बात है कि बाम हस्त नियम या फिर दायां हस्त नियम क्या होता है फ्लेमिंग के, वो आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे 10वें नंबर में हमारा कि उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है वो साइड मिरर के रूप में किया जाता है, पर क्यों किया जाता है इसका कारण बताइए। तो ये सवाल आ सकते हैं, या फिर पूछेगा कि दृष्टि दोष क्या है, इसके प्रकारों को लिखिए। देखिए अगर सिर्फ सवाल आते हैं कि दृष्टि दोष क्या है तो ये 2 नंबर में पूछे जाएंगे। सिर्फ दृष्टि दोष है क्या है तो ये 2 नंबर में पूछे जाएंगे। या फिर दृष्टि दोष क्या है इसके प्रकारों को लिखें, तो प्रकार के नाम क्या, दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और एक होती है ना एक मायोपिया जिसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं मतलब नाम हम भूल रहे हैं कुछ, ठीक है। तो ये सवाल आ सकते हैं, तो सिर्फ नाम लिख के छोड़ देना, ये 2 नंबर के सवाल है। लेकिन अगर ऐसे सवाल पूछा जाएगा कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसके प्रकारों को मतलब डिटेल में लिखें, इसका निवारण कीजिए, तो ये 6 नंबर में सवाल पूछे जाएंगे। कितने, 6 नंबर में। इसलिए हम यहाँ पर जो देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो हम कर दिए यहाँ पर कर दिए कि 2,
प्लस 4, यानी सॉरी 4 कर दिए हम, मिस्टेक हो गया, मतलब 2 या फिर 6, दोनों में से या तो 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं या फिर 6 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यही कारण है और कुछ नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या और कौन कौन से सवाल आने की संभावना है। ठीक है, अब देखो नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, यानी कि आंख से के देखने की जो क्षमता होती है वही ना, तो नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, ये सवाल आ सकते हैं। या फिर पूछे जाएंगे इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है, ये आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसकी जोरों शोरों से तैयारी कर लीजिए। आप लोग तो तैयारी किए ही होंगे, बस रिविजन कर लीजिए कि हाँ ये सवाल आने की संभावना है, तो इसकी अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब ये है कि प्रकाश का परिकिरणन क्या होता है, प्रकाश का परिकिरणन क्या होता है, ये सवाल आ सकते हैं। या फिर रहेंगे सवाल कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्या तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये का हमको लगता है कि यहाँ पर इसमें बीबीआई करना भूल गए, एमबीबीआई की कौन से सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान नहीं रहा हमको। ठीक है, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये टिमटिमाते हैं, इसके आने की संभावना ज़्यादा है। और प्रकाश के परावर्तन के नियम या परावर्तन क्या होता है, इसके आने की संभावना ज़्यादा है, ये हम आपको बता दें। फिर विद्युत धारा या फिर विद्युत विभव क्या होता है, ये आने की संभावना ज़्यादा है। हालांकि इसमें जितने भी प्रश्न सेट किए गए हैं इस पीडीएफ में, आप लोग सारी की रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, 14 में प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक एवं समीकरण लिखिए। प्रतिरोध क्या होता है, इसका मात्रक एवं समीकरण लिखना। इसके बाद ये सवाल भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्रतिरोध वाले जो सवाल है उसके आने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा है। सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों होता है, सौर कुकर जो होती है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों होता है, ये सवाल भी आ सकते हैं। और नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा जो होती है, स्रोत होती है, उसमें क्या अंतर होता है या फिर दोनों क्या होते हैं, ये सवाल आ सकते हैं। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय वाला जो सवाल है इसकी आने की संभावना ज़्यादा है, इसकी आने की संभावना ज़्यादा है। चलो हम लोग दीर्घ प्रश्न की ओर देखते हैं। ठीक है, भौतिकी दीर्घ प्रश्न यानी फिजिक्स का दीर्घ प्रश्न, क्या फिजिक्स का दीर्घ प्रश्न। ठीक है, लॉन्ग टाइप आंसर। देखो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ये सवाल आ सकते हैं। या फिर पूछेगा कि इंद्रधनुष क्या है, निर्माण सचित्र समझाइए। देखो इंद्रधनुष क्या है, सवाल ऐसे आ सकते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, इंद्रधनुष का निर्माण को समझाएं। ठीक है, या फिर सवाल ऐसे पूछे जाएंगे कि इंद्रधनुष क्या होती है और इसका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में बताएं। तो आप लोग तैयारी कर लीजिए अच्छे से, अगर आप लोग समझोगे तो आप खुद से आंसर लिख देंगे। ठीक है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका कारण निवारण बताइए, यानी दूरदृष्टि क्या दोष क्या होती है, उसका कारण क्या होता है होने का, और उसका निवारण क्या हम लोग कर सकते हैं, ये सवाल आने की संभावना। ठीक है, ओम का नियम क्या है, सत्यापन कीजिए। ओम का नियम क्या होता है वो आपको लिखना है, और सत्यापन का मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिकल के साथ बताना है कि हाँ ओम का नियम यहाँ पर ऐसे एग्जिस्ट करता है, इस प्रकार से उसे प्रूव कर सकते हैं। तो वो एक आपको प्रयोग के साथ इसे समझाना होगा। ठीक है, चलो आगे है कि श्वेत प्रकाश को परिभाषित करें, इसका प्रिज्म बेम वर्ण विक्षेपण दर्शाएं। यानी कि जो हमारी श्वेत प्रकाश होती है, सफेद जो प्रकाश होती है वो क्या होती है, और इसका जो प्रिज्म में अगर गुजारेंगे तो वर्ण विक्षेपण होगा, तो उसकी व्याख्या कर रही है कि कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, कितना एंगल बनेगा, किस प्रकार से प्रकाश इधर उधर बिखरेंगे, ये सारी चीज़ों को आपको उसमें मेंशन करना। ठीक है, पांचवा के दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र की सत्यता करें, यानी कि उसको प्रूव करना है, उसको लाना है कि जो हमारा सूत्र होता है, हमारी जो फोकस होती है और वस्तु दूरी होती है और इमेज यानी कि प्रतिबिंब दूरी होती है, उसके में क्या संबंध होती है, यानी लेंथ सूत्र जो होता है, या फिर क्या कहते हैं उसे, दर्पण सूत्र जो होती है, वो मतलब कि कैसे आते हैं उसको आपको प्रूव करना है, आपको उसको लाना है। जैसे कि ये हमारे उत्तल दर्पण होती है, तो उत्तल दर्पण में हमारी ये हो जाती है, इसके बाद ये होती है, यहाँ पर मान लीजिए वस्तु रखा हुआ। ठीक है, यहाँ पर हमारी एफ है, यहाँ पर हमारी सी है। ठीक है, और एफ और सी की रहती है, तो वहाँ पर इमेज कहाँ बनता है, पहला नंबर तो देखो ये जाएगी, तो जो समांतर जाती है किरण वो कहाँ पर आएगी, आराम से इसे गुजर जाएगी। ठीक है, और इसके बाद फिर एक ऐसे जाएगी, क्या कहते हैं, एक अगर जितना एंगल के साथ वो अपना ध्रुव के पास या फिर फोकस के पास जो दर्पण के जो होते हैं ध्रुव, वहाँ पर अगर पड़ते हैं तो उतना ही एंगल के साथ वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा कहाँ कट किया है, देखो सी के बाद बाहर किया, यानी अनंत और सी के बीच हमारा बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, अनंत और सी के बीच में बन रहा है। तो ये एंगल जो होती है और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो इसी को मान लेना कि ए बी ए डैश ए बी डैश, इस प्रकार से आपको मानकर आपको सिद्ध करनी है कि ये सूत्र कैसे आते हैं। ठीक है, त्रिभुज का मानकर, सो ये जो हमारी होती है समरूपता का, उसके अनुसार से। ठीक है, आपको हिंट कर दिया इसके विषय में थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे, बस थोड़ा सा आपको गाइड कर दी कि ऐसे करना। ठीक है, प्रतिरोध क्या है, इसके संयोजन विधि का उल्लेख करें। ये सवाल आ सकते हैं कि प्रतिरोध क्या होती है, संयोजन विधि मतलब कि प्रतिरोध को जो श्रेणी क्रम में हम करते हैं और जो पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में हम लोग उसको संयोजित करते हैं, तो उसमें कैसे कैसे प्रतिरोध क्या उत्पन्न होते हैं, कितना सूत्र आता है, इस सारी चीज़ों को मेंशन करना, ये सवाल आपकी बार आ सकते हैं। इसमें जितना भी सवाल सेट किया गया है उसके आने की संभावना है। ठीक है, तो आप लोग को अब हम दिखाते हैं कि रसायन शास्त्र के सवाल कौन कौन से हैं जो कि आने की संभावना। ठीक है, रसायन शास्त्र के कौन कौन से सवाल है जो कि अब की बार आ सकते हैं, उसको हम आप लोग को जिक्र कर देते हैं। ठीक है,
चलिए देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, ये सवाल भी आ सकते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, ये सवाल भी आ सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है या रासायनिक समीकरण क्या होती है, ये भी आ सकती है। मतलब कि सारे सवाल एक जैसे ही, संतुलित या असंतुलित समीकरण, मतलब ये पूछे जा सकते हैं कि संतुलित समीकरण क्या होते हैं और असंतुलित समीकरण क्या होती है। ये सारी जो है समीकरण से रिलेटेड है, ये जो अभिक्रिया से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, ठीक है। सवाल ये आ सकते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है ना, आम्ल और क्षार के बीच में जो होने वाली है, ठीक है। तो आम्ल तथा क्षार में अंतर, यानी यही चीज़ है जो कि उदासीनीकरण है, बस थोड़ा सा हट के उससे है कि अगर क्षार के बारे में जान रहे हैं, अम्ल के बारे में जान रहे हैं, तो आपको अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करना है, या फिर पूछा जाएगा कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है, समीकरण के साथ लिखें। यानी कि समीकरण में आपको दिखाना है, जो उदासीन अभिक्रिया होती है उसको समीकरण के साथ दिखाना है, ठीक है। फिर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी, क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, ठीक है। ये सवाल आ सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, या फिर दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। इस विषय में आपके को सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पांचवा कि वियोजन अभिक्रिया का संयोजन से विपरीत है कैसे, जो वियोजन अभिक्रिया है वो संयोजन अभिक्रिया होती है, उससे विपरीत है कैसे, ये आपको क्या करनी है, आपको बतानी है, आपको समझानी है कि कैसे विपरीत है, ठीक है। कारण देना है, या फिर पूछे जा सकता है कि सही, अगर आप लोग दे पा रहे हैं तो आराम से अंतर स्पष्ट कर देंगे कि वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया में क्या अंतर होती है, ये सवाल पूछे जाएंगे। या फिर ये कहा जाएगा कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, उसको परिभाषित कीजिए। देखो जितने भी सवाल हैं, विपरीत है कैसे या फिर अंतर या परिभाषित किए, तीनों सवाल एक ही हैं, बस थोड़ा सा घुमा घुमा कर दे रहा है। कैसे एक ही है, तो ये हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है। एक ही कैसे और समझा देते हैं। जैसे देखो, ये हमारी रह जाएगी संयोजन, क्या रह जाएगी, संयोजन, और इधर रह जाएगी हमारा वियोजन, क्या रह जाएगा, वियोजन। देखो संयोजन अगर जुटता है, संयोजन अगर आपस में जुड़ने का काम करता है, ठीक है, लेकिन तो वियोजन आपस में घटने का काम करता है। ये देखो जोड़ घटाव विपरीत है ना, इसी प्रकार से आपको उसमें बतानी है। तो देखो अंतर भी हो रहा है ना, पर एक बार परिभाषा लिख दीजिए, एक बार ये लिख दीजिए, दूसरा तीसरा बार में एक का आंसर समीकरण लिख दीजिए, तीसरा बार में इधर एक का समीकरण लिख दीजिए, ठीक है। तो देखो जो चीज़ें हैं कि एक दूसरे से विपरीत है, मतलब कि अंतर ही स्पष्ट करना है, ठीक है। अब संयोजन और वियोजन को परिभाषित करने का है, तो संयोजन के तरफ जितना भी लिखे हैं उसको एक साथ कर देंगे संयोजन में, और वियोजन के पास जितना भी एक साथ लिखे हैं तो उसको एक तरफ वियोजन के लिख देंगे, हेडिंग देके, बस काम खत्म है। तो सवाल एक ही एक प्रकार से सभी है, बस थोड़ा सा घुमाया जाता है कि बच्चे को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, उससे आपका क्रिएटिविटी चेक होता है कि आप कितना कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आगे कि किण्वन प्रक्रिया का उदाहरण समझाएं, इसमें कौन कौन सी गैस निकलती है, यानी किण्वन प्रक्रिया क्या होती है उदाहरण देकर आपको समझाना है, और इसमें कौन सी गैस निकलती है इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है, आपको बताना है। चलो आगे देखते हैं कि आगे कौन से सवाल है, ठीक है। 7वां नंबर में हमारा सवाल है कि पीएच स्केल क्या होती है, उदासीन बिलियन का पीएच मान बताएं। जो पीएच स्केल होती है वो क्या होती है, और उसका जो उदासीन बिलियन होता है उसका पीएच मान कितना होता है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र एवं उपयोग लिखिए, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होती है उसका सूत्र और उपयोग दोनों लिखता है। हो सकता है इसमें कभी कभी उपयोग, ये क्या कहते हैं उसको, निर्माण विधि भी पूछ ले, क्या निर्माण विधि, अगर निर्माण विधि उपयोग और सूत्र पूछे तो समझिए कि वो 4 नंबर या 5 नंबर, यानी जो भी होती है 5 नंबर के अगर दीर्घोत्तरी होते हैं तो 5 नंबर में पूछे जाएंगे, और 4 के दीर्घोत्तरी होते तो 4 नंबर के पूछे जाएंगे। ये सवाल आएंगे इस प्रकार से, ठीक है, मैंने आपको गाइड कर दिया है। संक्षारण क्या होता है सोदाहरण लिखें, संक्षारण क्या होती है इसके बारे में आपको लिखना है, या फिर मिश्र धातु क्या होता है ये लिखना है। ये सारे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, 10 नंबर वाले जो सवाल है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब की बार आने की संभावना मेरे ओर से बहुत ज़्यादा है, मेरे ओर से लगभग 90% आशा है कि ये सवाल आ सकते हैं, ठीक है। चलो आप लोग को और आगे बताते हैं कि कौन कौन से सवाल आने की संभावना है। देखो रासायनिक समीकरण हम बता दिए, समावयवी क्या होता है ये सवाल आ सकते हैं, ठीक है, या फिर हाइड्रोकार्बन क्या होती है। ये देखो सवाल एक ही नहीं है, बस हम इसको किए हैं कि एक ही इस सवाल में हम मेंशन कर दिए 2 सवाल को, समावयवी क्या होती है या हाइड्रोकार्बन क्या होती है, ये सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। विकृत गंधिता क्या होती है, ये सवाल आ सकते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए कि विकृत गंधिता क्या होती है। खाना उना खराब जो हो जाता है ढेर ज़्यादा समय पर रहने के बाद, उसी को हम विपरीत गंधिता कहते हैं, तो आप लोग इसके बारे में समझ लें। बेकिंग पाउडर क्या होती है, ये सारे सवाल अब की बार आने की संभावना है, बेकिंग पाउडर क्या होती है इसके बारे में लिखना। जल के अनुपस्थिति में अम्ल का गुण अम्लीय नहीं होता क्यों, ठीक है, ये सवाल आ सकते हैं। या फिर हो सकता है इसमें इस प्रकार से पूछे कि अम्ल जो होते हैं वो विद्युत का चालक होते हैं, कैसे इसको प्रूव कीजिए। हम देखिए, हम ये सवाल को शायद हम कहीं मेंशन नहीं किए, लेकिन आप मैं बताते वक्त अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे मैंने इसको मेंशन कर दिया। साबुन या अपमार्जक क्या होता है, साबुन या अपमार्जक क्या होता है, ये सवाल ऐसे आ सकते हैं। या फिर कहेगा कि साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये सवाल ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। आगे के खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट कीजिए, खनिज और अयस्क वाले जो सवाल है अंतर स्पष्ट करने वाले, ये सवाल आने की संभावना के बाद ज़्यादा है। खनिज और अयस्क जो होते हैं
उसकी आने की संभावना क्या है, ज़्यादा है। चलिए आप लोग को आगे बताते हैं। इथेनॉल क्या है, इसका संरचना सूत्र लिखिए। इथेनॉल क्या होती है, इसका संरचना सूत्र क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। चलिए आप रसायन शास्त्र के जो सवाल हैं द्विउतरीय वाले, उसको डिस्कस कर लेते हैं क्या। रसायन शास्त्र के द्विउतरीय सवाल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। देखो द्विउतरीय में सबसे पहला सवाल जो मुझे लगा कि आने की संभावना है वो आएगा कि आम्ल, क्षार एवं लवण को साधारण समझाएं। यानी आम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं उसको आपको साधारण समझाना, उदाहरण देकर अम्लों के गुणों का वर्णन करें, या फिर सवाल आएंगे कि अम्लों के गुणों को वर्णन करें। आप लोग को वर्णन करनी है डिटेल में, ताकि आपको पूरे नंबर मिल जाए, ठीक है। दूसरा नंबर है कि जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन के लिए क्या किया जाना चाहिए, या फिर सवाल ऐसे आ जाएंगे कि जल संरक्षण और एवं जल प्रबंधन के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इसकी तैयारी कर लेनी है। आगे है कि धातु एवं अधातु में रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। देखिए हम आपको हिंट कर दें कि धातु एवं अधातु में अंतर जो है रासायनिक के आधार पर भी पूछे जा सकते हैं और भौतिक गुण के आधार पर भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग दोनों की तैयारी कर लीजिए, पर इसमें मैंने जो भौतिक गुण के आधार पर अंतर होते हैं उसको मेंशन नहीं किया, क्योंकि रासायनिक वाले के आने की संभावना ज़्यादा है, बल्कि जो भौतिक की होती है उसके आने की संभावना मेरे अनुसार से कम है। लेकिन हो सकता है कि वो भी आ जाए, तो आप लोग दोनों की तैयारी कर लीजिए। मेनली सवाल आपको ये याद रखनी है कि धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करना, ठीक है। चौथा सूत्र है कि हमारे विरंजक चूर्ण का बनाने का तरीका क्या होता है, समीकरण एवं उपयोग का वर्णन करें। विरंजक चूर्ण का जो बनाने का तरीका होता है क्या होता है, वो उसका सूत्र क्या होती है, बनाने का तरीका क्या होती है, उस मतलब कि बनाने के बाद जो जिससे बनता है तो उसका समीकरण क्या होता है वो लिखना है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है वो लिखना है। इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ लीजिए। ये चौथा नंबर का सवाल है, और पहला नंबर का सवाल मोस्ट बीबीआई है। क्या है, मोस्ट बीबीआई, यानी कि मोस्ट बिहार बोर्ड इंपॉर्टेंट। क्या, मोस्ट बिहार बोर्ड इंपॉर्टेंट। अब की बार मेरे अनुसार से एक नंबर वाले सवाल। चलिए थोड़ा सा हट गया है, आपको फिर से बता दें कि अब की बार जो सवाल है मुझे लगता है कि 1 नंबर वाले सवाल और 4 नंबर वाले सवाल आने की संभावना ज़्यादा है। 5वां नंबर में है कि पीएच क्या है, पीएच क्या है दैनिक उपयोग, पीएच क्या है दैनिक उपयोग, यानी कि जो पीएच होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या होती है, जो हमारे दैनिक जो जीवन होता है उसमें पीएच का क्या क्या उपयोग होता है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। इसके बारे में क्या करनी है आप लोगों को लिखना है। चलिए आगे है कि दैनिक उपयोग वर्णन। वर्णन देखो मतलब क्या है कि वर्णन जो है वो संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या यष्टीकरण अभिक्रिया को करना है, ठीक है। सवाल ऐसे आ सकता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए या फिर वर्णन कीजिए कि संकलन अभिक्रिया क्या होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, यष्टीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। और मुझे जो लगता है कि अब की बार थोड़ा सा एक एडिंग क्वेश्चन आ सकता है अलग से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गैस करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि हम उतना शुरुआत से अभी किसी को पढ़ाया अब की बार नहीं है, तो उतना क्वेश्चन भी नहीं देख पाए हैं। बस ये तो मैं पूरा जो प्रीवियस होती है उसको, और जो मैंने तैयारी किया था, जो मेरे को दिमाग में अभी तक याद है उस अनुसार से सेट किया है। तो अब की बार जो है एक थोड़ा सा सवाल इस प्रकार से आ सकता है कि कोई समीकरण संतुलित करने देगा, मतलब कि क्या करता है, ऐसे दे देगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में दिए गए समीकरण को संतुलित कीजिए। नंबर 1 में जैसे H2 + Cl2 = 2H देगा, जैसे HCl क्या देगा, HCl, तो 2HCl आपको इस प्रकार से आपको संतुलित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको संतुलित करना पड़ेगा। तो ये सवाल अब की बार हो सकता है कि आ जाए, तो आप लोग जो है थोड़ा सा समीकरण पर ध्यान दीजिएगा, उसको संतुलित करने के जो नियम होते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा और संतुलित करना सीख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के हैं उसमें उसके एग्जाम में भी थोड़ा सा समय है, तो सामाजिक विज्ञान का भी अच्छे से आप लोग तैयारी कर लीजिए। और बात करें ये हमारी रसायन संकेत, तो रसायन शास्त्र जो है वो हमारी हो चुकी है, और बच गए हमारे बायोलॉजी के, यानी कि जीव विज्ञान के सवाल बच गए। तो जीव विज्ञान के सवालों को आपको लोग को बता देते हैं अब, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे कि जीव विज्ञान में कौन कौन से सवाल हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न विज्ञान 2024, ये तो मतलब जीव विज्ञान को पहले लिखे थे, इसलिए इसमें हम पहले हेडिंग डाल दिए थे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि जीव विज्ञान में कौन कौन से सवाल हैं जो कि आपकी बार आ सकते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान लघुत्तरीय प्रश्न देखो, मछली, केंचुआ, मच्छर और मनुष्य का श्वसन क्या होता है, ये सवाल पूछे जा सकते हैं। पुनर्जनन क्या होता है, ये सवाल पूछे जा सकते हैं। या फिर आहार श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, या जैविक आवर्धन क्या होता है, ये सवाल आ सकते हैं। जैविक आवर्धन, आहार श्रृंखला मतलब ये इसको खाया इसको खाया, ये सारी चीज़ें जो होती है आपकी बार आज पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिए, ठीक है। आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। लाल रक्त कणिका जो होती है ऑक्सीजन का वाहक है कैसे, ठीक है। ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि लाल रक्त कणिका जो ऑक्सीजन का वाहक है कैसे, या फिर ये पूछे जा सकते हैं कि लाल रक्त कणिका जो होती है वो क्या होती है, ठीक है।
मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, नाम कार्य लिखें। ठीक है, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं ना, तो उसके क्या क्या कार्य हैं और उसके क्या क्या नाम है, ये सारी चीज़ों को लिखना है। ठीक है, छठा है कि जीवाश्म क्या है, श्वसन की परिभाषा दें। छठा है कि जीवाश्म क्या है, ये सवाल अलग है, और श्वसन की परिभाषा दें, ये सारे सवाल अलग हैं। तो जीवाश्म क्या है ये पूछे जा सकते हैं, या फिर ये आएंगे श्वसन की परिभाषा दीजिए, ये सवाल आ सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा सवाल है कि स्वपोषण प्रपोषण। ठीक है, यानी कि स्वपोषण और प्रपोषण में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है, ये सवाल आ सकते हैं। ठीक है, हमारी देखो बैटरी भी लो हो गई, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम तो 2% बैटरी रहने पर भी आप लोगों का क्लास लिए हैं, क्योंकि 2% भी मेरे लिए बहुत है। 2% बहुत देर चल जाएगा मेरा मोबाइल ऐसा है कि। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, स्वपरागन या परपरागन क्या होती है, इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं, या फिर परागन क्या होती है, ये सवाल पूछे जा सकते हैं। आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिए, इसका जो अंतर होता है वो स्पष्ट करना है, तो आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिए। 8वां नंबर के प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक, देखो आप लोगों को हम एक हिंट देते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वाले सवाल मतलब कि मेरे समय में नहीं पूछा गया था, और शायद उसके पहले भी नहीं पूछा गया था। तो आपकी बार आने की संभावना जो है 8 नंबर के सवाल वो आने की संभावना ज़्यादा है। या फिर बाष्पोत्सर्जन क्या होती है, ये सवाल आ सकते हैं आपके। ठीक है, उपभोक्ता वर्सेस उत्पादकता, यानी कि उपभोक्ता क्या होती है और उत्पादकता क्या होती है, इसके बारे में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ये सवाल आपकी बार आ सकते हैं। उपभोक्ता और उत्पादकता में अंतर स्पष्ट करना है, या फिर उपभोक्ता और उत्पादकता को परिभाषित कीजिए, ये सवाल आ सकते हैं। ठीक है, जाइलम वर्सेस फ्लोएम, यानी जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, उसके बारे में आप लोगों को क्या करना है, लिखना है। चलो आगे सवाल है कि समझात अंगों से आप क्या समझते हैं। जाइलम फ्लोएम वाला जो है आप लोग तैयारी कर लीजिए। समझात अंगों से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में तैयारी कर लीजिए अच्छे से, जो कि शायद बायोलॉजी के 5वें चैप्टर से ये लिया गया है। हालांकि हर किताब में अलग अलग प्रकार के चैप्टर हैं, कि जो चौथा में है इसकी, अगर इस राइटर की किताब में अगर वो पाठ जो अध्याय है वो चौथा में है, तो अगले बार राइटर वाले में 5वां में होंगे, किसी में तीसरा में है, तो एनसीईआरटी का अलग है। ये पैटर्न हमेशा मतलब कि जो किताब की स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। तो मैंने जो पढ़ा उसमें 5वां में ये सारे सवाल थे। ठीक है, आप समझाता अंगों से आप क्या समझते हैं बता दिए हमको। पादप हार्मोन क्या होती है। ठीक है, देखो पादप हार्मोन क्या होती है उसके नाम लिखें, ये सवाल आ सकते हैं, या फिर सवाल आएंगे कि पादप हार्मोन के 4 नाम लिखिए। यानी कि पादप हार्मोन जो होते हैं वो अलग अलग 4 नाम लिखना है, यानी कि पादप हार्मोन के 4 प्रकारों को लिखना। ठीक है, सवाल थोड़ा सा उल्टा हो गया, यानी पादप हार्मोन का नाम लिखिए, मतलब 4 ठो लिखना है। अगर कौन कौन भी होते हैं, जैसे जिब्रेलिन, या फिर कौन कौन मालूम नहीं हमको, मालूम तो आपको करना, जिब्रेलिन होती है, एंसिलोन होती है, और पता न जाने क्या क्या होता है। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जाती है, ये सवाल ये तो आपको मतलब कि वैसे भी लिख देंगे अगर तैयारी ना भी करे तो भी। जनन क्या होती है या उत्सर्जन क्या होती है, जनन क्या होती है यानी प्रजनन क्या होती है, जनन प्रजनन दोनों एक ही चीज़ होते हैं। या उत्सर्जन क्या होती है, ये सवाल आ सकते हैं, आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। आगे कि पारितंत्र से आप क्या समझते हैं, जो पारितंत्र होती है उसे क्या समझते हैं। ये देखो पारी का मतलब होता है चारों ओर, तंत्र का मतलब व्यवस्था, यानी चारों ओर की व्यवस्था को पारितंत्र कहते हैं। उस प्रकार से वो जीवों की जो व्यवस्था होती है, यानी कि जो भी जीव रहते हैं उस अनुसार से। तो आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। धमनी और शिरा में अंतर बताइए। देखो अगली बार 15वां जो सवाल है धमनी और शिरा वाला, इस पर मेरा विशेष फोकस है, ये आने की संभावना ज़्यादा। ठीक है, या फिर जनन और जनन 13 नंबर का जो सवाल है, जनन और उत्सर्जन, आपकी बार दोनों में से कोई एक आएंगे। हालांकि इसमें जितना भी प्रश्न सेट किया गया है, मैं शुरुआत से बता रहा हूँ कि कोई भी आ सकता है, लेकिन किसी किसी पर मुझे मेरा जो है विशेष फोकस है। देखो अगला द्विउतरीय प्रश्न, मनुष्य के पाचन तंत्र की व्याख्या सचित्र कीजिए। देखो जो मनुष्य का पाचन तंत्र वाले सवाल है, ये बहुत पहले से मतलब पूछा गया था, लेकिन इधर कुछ सालों से नहीं पूछा जा रहा है। तो नहीं पूछा जा रहा है, तो अब की बार आने की संभावना मुझे लगता है कि ज़्यादा है। तो आप लोग देखो, या तो सवाल सिर्फ ये आ जाएंगे कि सिर्फ पाचन तंत्र का जो है वो सिर्फ चित्र बनाना है और नामांकन करना है कि कौन सा क्या है, लेकिन उसको वर्णन नहीं करना है। या फिर सवाल ऐसे भी आएंगे कि चित्र बनाकर उसका वर्णन भी कीजिए। तो आप लोग दोनों की तैयारी कीजिए, आप लोग वर्णन कीजिए और चित्र बनाइए और दोनों की तैयारी कीजिए, समझे। चलो 2 नंबर का सवाल देखते हैं कि वृक्क के द्वारा उत्सर्जन क्रिया कैसे संपन्न होती है, समझाइए। वृक्क के द्वारा जो उत्सर्जन क्रिया होती है वो कैसे संपन्न होती है, आप लोगों को समझाना। ठीक है, 3 नंबर में देखो नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए। नेफ्रॉन का जो नामांकित चित्र है वो आप लोगों को तैयारी कर लेनी, ये आपकी बार हो सकता है आ जाए। देखो एक प्ररूपी पुष्प के सहायक अंगों का वर्णन करें, यानी कि जो फूल होते हैं प्ररूपी फूल होते हैं, उसमें कौन कौन से अंग होते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताना है कि ये अंग ये है, और चित्र के माध्यम से बता देना है कि हाँ यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये। ठीक है, ये सवाल आ सकते हैं। 5वां है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को सचित्र विस्तार पूर्वक समझाइए। देखो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जैसे देखो CO2 का योगदान होता है प्रकाश संश्लेषण में, हमारा जल का योगदान होता है, सूर्य प्रकाश का योगदान होता है, और क्लोरोफिल का योगदान होता है, और बहुत सारे खनिज लवणों का योगदान होता है। उसको डिटेल में आपको लिखनी है, सचित्र मतलब कि थोड़ा सा चित्र बना देना है। हालांकि प्रकाश संश्लेषण का चित्र नहीं बनाया जा सकता, फिर भी इस प्रकार से आप लोग गमला बनाइएगा, इसमें आप जैसे कि अच्छा से आपको बनाकर दिखाते हैं हम। ठीक है, जैसे कि इस प्रकार से आप लोग इसे गमला बना दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसे पौधा डाल दीजिए एक ठो, इस प्रकार से ऐसे करके आराम से
बना दीजिएगा। आप लोग इस प्रकार से अपना पौधा बना दीजिएगा, ठीक है। हालांकि पौधा अच्छा बन रहा है कि नहीं मालूम नहीं, अच्छा बन रहा है या ख़राब, क्योंकि बनाने का साधन नहीं है। क्योंकि बनाने का साधन तो देख सकते हैं आप लोग, यही है हमारा मिर्ची। वो बताए भी थे ना कि मिर्ची बदनाम हुई पढ़ाई तेरे लिए। तो देखो बन गया। और यहाँ पर हम लोग को इसे सूर्य प्रकाश को दर्शा देना है, सूर्य को दर्शा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसी पत्ती पर सूर्य प्रकाश को दिखाना है इस प्रकार से वर्णन में, ठीक है। और आसपास में इसे इसे बिंदा दे देना और इसको दर्शा देना तीर मार के से कि CO2 है। अब ये ग्रहण कर रहा है, इसमें ऐसे कर देना कि ये क्लोरोफिल इसमें है, ठीक है, क्लोरोफिल। यहाँ पर ऐसे ऐसे कर देना कि इसमें खनिज खनिज लवण प्लस जल है, क्या खनिज लवण प्लस जल है। इस सारी चीज़ को आपको दर्शा देना है, ठीक है। चलिए आप लोगों को बता दें हम अच्छे से कि और क्या सारी चीज़ें। हालांकि आपको तो मैं साइंस का सारा चीज़ अब गाइड कर चुका हूँ, अब उतना कुछ बचा नहीं है। साइंस में सारे प्रश्न को मैंने डिस्कस कर दिया है। और ये हमारी रही आज का तो क्लास, आप लोगों को अच्छा ज़्यादा लगा होगा, ठीक ना। आज के क्लास में तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। मज़ा तो आया होगा ना, क्योंकि जो आपकी बार बैकग्राउंड है वो मैंने अलग कर दिया, काला कर दिया, तो आपको तो पढ़ने में एक अलग इंटरेस्ट। मानो कि डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, तो ये डिजिटल बोर्ड, हाँ एक तरह से समझो कि डिजिटल बोर्ड ही है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पर ही पढ़ा रहे हैं। हम मोबाइल पर पढ़ाते हैं मिर्ची की सहायता से, तो ये डिजिटल बोर्ड ही है, क्या डिजिटल बोर्ड ही है। बस अंतर ये है कि डिजिटल बोर्ड में कोई होते हैं जो कि सामने में खड़ा होकर पढ़ाते हैं और हम बैठ कर पढ़ाते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ आप लोग हमारा चेहरा देख पाते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। इसका मैंने जो PDF बनाया था स्ट्रक्चर, वो थोड़ा सा उस पर मेहनत करना पड़ गया था हम लोग को। अब की बार अलग तरीके से हमारी ये है हमारी कुशल पथ। कुशल का मतलब होता है कि खुश रहना, और पथ मतलब होता है रास्ता, ठीक है। यानी कि खुशी से जिस रास्ते पे चलकर आप लोग लक्ष्य की ज़िंदगी को पाएंगे, सफल हो पाएंगे, उसे हम कहते हैं कुशल पथ, ठीक है। हालांकि आप लोग कहीं से भी पढ़ के सफल हो सकते हैं, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती कि यहीं से पढ़िए या फिर कुछ। बस ज़िंदगी में आप लोगों को आगे बढ़ना है और देश के विकास में आप लोगों को योगदान देना, चाहे वो पुलिस बनकर दें या फिर IAS बनकर दें, IPS बनकर दें, या फिर पूरा प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, वैज्ञानिक क्यों ना बन जाए। लेकिन आप लोगों को कहीं से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिकली नॉलेज सीखिए, ना कि सिर्फ रटंत विद्या पर ध्यान दीजिए। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए ज़िंदगी की। हम यही कहेंगे कि सिर्फ अगर किसी को नंबर भी ज़्यादा आ जाता है और आप लोग की मतलब कि उसमें से नॉलेज नहीं है, नंबर ज़्यादा आ गया, तो मुझे लगता है कि वो पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक ना। वो पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें आप लोग कुछ बता नहीं सकते। मेरा सिंपल सा कहना है कि हम कहते हैं कि जितना तक आप लोग पढ़े हैं तो पढ़ाई वैसा कीजिए कि दूसरों को पढ़ा सकें। पढ़ाई वैसा कीजिए कि दूसरों को पढ़ा सकें। जैसे क्लास 10th तक हम पढ़ लिए हैं, तो हमारी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों को क्लास 10th तक अगर कहीं से भी पूछे, कुछ भी पूछे, तो हम उसको क्लियर कर दें कि हाँ हम क्लास 10th तक पढ़े हैं। तो वो होता है रियल में पढ़ाई। अगर आप पूछ लें नंबर आ गया उसके बाद क्या ये क्या होता है, हैं? ऐसे करना ये क्या चीज़ है यार। छोड़ो, पढ़ाई ऐसा करो कि दूसरों को पढ़ा सको। सीधा गए पढ़ना है इस प्रकार से कि हम दूसरों को पढ़ा सकें। तो आप लोग अच्छे से ज़िंदगी में बने रहिए, हमारे साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। आप लोगों को जो भी दिक्कत होती है कमेंट में पूछ सकते हैं, और हम उस दिक्कत को जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जो भी समस्याएं होती है, जो भी चीज़ में आपको वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हम हमेशा हर एक चीज़ को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जो आप लोगों को दिक्कत होगी। तो बस ये होगा कि हमारे पर ऊपर नीचे हो जब आती है वीडियो, या फिर थोड़ा सा देर से तो हमारी परिस्थिति को समझिए। जो भी चीज़ें होती है आप हमसे शेयर कर सकते हैं। जो भी अगर हम यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहते हैं, या फिर कुछ हम यहाँ पर थोड़ा सा छोटा बता दिए, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि अगली वीडियो में जो अगले स्टूडेंट होंगे उनको हेल्प हो सके। ताकि आप लोग जो मेरे में कमियाँ हैं आप लोग बताएंगे, तभी हम उस कमियाँ को ठीक कर पाएंगे। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग हमें कमियाँ बता दें और हम उसे सुधार सकें, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।